भाइयों, आज की वीडियो बनाई जा रही है एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने के लिए जो कि महावीर था, महाश्रोमणी था, वीर श्रोमणी था, जो एक लिंग का दीवान था। वो महाराणा प्रताप था। उसके बारे में बताने के लिए जो हमको आज तक नहीं बताया गया, मतलब चाहे आप इतिहास की समझ लो या फिर अपन को कुछ कम नॉलेज है कि उनको हम एक ऐसे योद्धा के रूप में देखते हैं, आज तक आए हैं कि जैसे कि वो सिर्फ मतलब एक अग्रेसिव पर्सन के रूप में देखते हैं अपन कि वो मतलब कि लीडरशिप के बारे में नहीं जानते कि उन्होंने कितनी लीडरशिप में भी वो निपुण थे लीडरशिप में, उसके बारे में नहीं जानते अपन उनके बारे में। तो उसके बारे में पूरी उनकी जो व्याख्या करना चाहूंगा मैं कि उनका जो पूरा जीवन काल रहा वो कैसा रहा। और वो एक बेखौफ जंगजू राजपूतों का जो अब तक सबसे जो बेखौफ, मतलब कि बहुत से योद्धा हुए हैं भारत में, लेकिन राणा सबको राणा ही कहा गया है पूरे देश में, लेकिन एक महाराणा प्रताप को ही महाराणा कहा गया है। उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी जो उनको इस नाम की उपाधि दी गई है। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो उनके बारे में बताने के लिए। तो 500 साल पहले कोई लीडरशिप में महान कोई राजा हुआ करता था भाई अकबर, अपने देश में सब जगह लीडरशिप में निपुण। तो उन्होंने सोचा कि यार सब जगह यदि अपन ही शासन करेंगे तो अपन ऐसे कैसे शासन करेंगे, तो शासन करने के लिए तो खुद के अलग अलग बंदे खड़े करने पड़ेंगे सब जगह। तो इसलिए क्यों ना अपन उन सबको छूट दे दे कि भाई साहब आप सिर्फ हमारे अधीन रह लो और जो कुछ टैक्स वैक्स है वो दे लो और अपनी सत्ता को स्वयं चलाओ खुद। तो ये ऑफर सबको भी अच्छा पसंद आएगा, हर किसी को पसंद आएगा कि अधीन रहने में क्या दिक्कत हो रही है, जब जाके अपन को पूरा वो अपन को किसी से युद्ध नहीं करना पड़ रहा, भारी शक्ति से किसी से कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो अधीन रहने में क्या दिक्कत हो रही है। तो सब राजस्थान के जितने राजपूत योद्धा थे, जितने भी थे, सबने धीरे धीरे करके अकबर के आगे सर झुकाना शुरू कर दिया। दिल्ली का शासक था, पूरे भारत की उसके अंडर में सेना आती थी। तो सब सोचेंगे कि भाई साहब इसके अगेंस्ट जाएगा कौन, नहीं सब सोचेंगे कि यार कौन है जो इतनी बड़ी लड़ाई को मोल लेगा, जो ऐसे के शासक के विरुद्ध जाएगा जिसके पास में है जो कोई 10-20 लाख की सेना है और हमारे पास में 10-15 हजार की सेना है। किसी भी रियासत के पास में इससे ज्यादा बड़ी सेना नहीं होती थी। तो कौन ऐसा योद्धा होगा जो जाने की जरूरत करेगा ऐसे। कोई दिमाग से ठीक है, कोई भी चतर होगा वो तो जाएगा ही नहीं, सर हाथ जोड़ देगा हर कोई, जो कोई भी जोड़ना चाहेगा और सबने जोड़े। लेकिन जैसा कि सिसोदिया वंश की जो परंपरा चल रही थी शुरू से ही, राणा सांगा हुए, राणा उदय सिंह हुए, जैसे उनके जो योद्धा पहले से जो युद्ध लड़ते आ रहे थे, उसके ऊपर एक और महानतम योद्धा जो आते हैं उनका जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो उनके बारे में बताते हैं आपको। तो 500 साल पहले आज से करीब अकबर सबको धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसाता जाता है और एक मतलब एक उच्चतम लीडर जो आप कह सकते हैं कि इतिहास में अच्छे लीडर हुए हैं अकबर। तो उनके मतलब वो सबसे पहले उनके जो सरेंडर करते हैं अजमेर जैसी रियासत, जो कि पूरे राजस्थान में सबसे जो बड़ी रियासत रहती है, वो सरेंडर कर देती है। तो सारी राजपूत रियासतें उसका विरोध करती है स्टार्टिंग में, तो कि यार इन्होंने सरेंडर कर दिया तो यार हमारे जैसों का क्या होगा। और यदि अजमेर जैसी रियासत यदि महाराणा प्रताप के अंडर में होती
उस समय। तो फिर अकबर और अकबर के जैसे चाहे इंडिया का हो या फिर चाइना और मिक्स कर लो आप, तो भी मुझको लगता नहीं कि उस योद्धा को कोई झुकाने वाला होता। तो फिर राणा उदय सिंह 1522 ईस्वी में 1522 ईस्वी से और 1572 ईस्वी तक का उनका कार्यकाल रहता है। तो उनकी जो सबसे बड़ी रानी रहती है जयवंताबाई, उनको एक पुत्र का जन्म होता है उनके घर में। जब अकबर उनको धमकाने की कोशिश करता है, हर तरीके से झुकाने की कोशिश करता है कि आपको हमारी रियासत में शामिल होना होगा, अन्यथा युद्ध का सामना करना होगा। तो जैसे कि परंपरा चलनी आ रही थी कि मेवाड़ किसी के सामने नहीं झुकेगा, तो उसके ऊपर तो उनको जो चिंताओं के बीच में एक पुत्र होता है उनकी रानी जयवंताबाई को, पाली की दासियों द्वारा सूचना दी जाती है राजा को कि शेरनी ने एक शेर को जना है। और वास्तव में ही तो पाली की दासियों द्वारा महाराज के पास में सूचना पहुंचाई जाती है कि महारानी ने मतलब शेरनी ने एक शेर को जना है। और वास्तव में ही शेर को जना था। उसका पता सारे भारत को लगने वाला था कि वो कितना बड़ा शेर, कितना बड़ा महान योद्धा था, जिसके लिए हमेशा सोचता हूं तो रूह मेरी खड़ी हो जाती है कि यार ऐसा भी कोई पुरुष किसी इतिहास में हो सकता है। तो सभी जो ऋषि मतलब जब नामकरण करने की बात आती है, तो जो राणा उदय सिंह है वो कहते हैं जैसे सूर्य सब जगत में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही मेरा पुत्र अपने तेज से हर जगह अपना प्रताप कायम करेगा। तो इसका नाम मैं आज से कुंवर प्रताप रखता हूं। मतलब प्रताप रखा था तो कुंवर तो उनके लगाया जाता है, तो कुंवर प्रताप उनका नाम हो गया और पूरा नाम हो गया कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया, क्योंकि सिसोदिया कुल के थे वो। तो भीलों ने उनको भाई कीका कहा, भीलों ने। तो थोड़े दिनों बाद में और उनकी प्रिय रानी, उनके भी पुत्र होता है मतलब जगमाल, वो भी बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो भाई साहब उनके पिता से जो उनकी जो प्रिय रानी रहती है सबसे प्रिय धीरबाई साहब, वो वचन मांग लेती है कि आपको जगमाल को ही शासन देना पड़ेगा, जगमाल को। तो भाई महाराणा प्रताप है जो वैसे सबसे बड़ा पुत्र है, जो राजा होता है, जो अब तक परंपरा चलती आ रही थी वंशों की सब जगह की, तो सबसे बड़ा पुत्र राजा होता है। लेकिन महाराणा प्रताप का इतना बड़ा हृदय था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने जो अपना राजा पद मतलब जगमाल के अंडर अपने मतलब स्वीकार कर लिया जगमाल को राजा के रूप में। तो फिर 1572 के आसपास है जो देहांत हो जाता है उदय सिंह जी का। तो उनके यहाँ पर वो रहती है कि मतलब राजा को कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उनके यहाँ पर ये रहती है। तो मतलब जैसे किसी का यदि किसी राजा का निधन हो गया तो उसका जो बड़ा पुत्र है जो राजा बनेगा वो देहांत में नहीं आएगा, उसके अलावा पूरी जो लोग बाग हैं और मतलब घरवाले हैं सब आएंगे, लेकिन जो राजा बनेगा वो नहीं आएगा, क्योंकि राजा को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वो सारी प्रजा का होता है इसलिए। तो महाराणा प्रताप देहांत में उपस्थित रहते हैं। तो जनता में सवाल खड़े हो जाते हैं यार कि महाराणा प्रताप कैसे यहाँ पर उपस्थित है, ये तो राजा बनेंगे महाराणा प्रताप। तो फिर महाराणा प्रताप से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे, कि आप तो राजा बनने वाले थे। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि अंतिम, आप सब सही कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार में राजा को उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो जो कि अब मैं राजा नहीं बन रहा हूं, राजा है जो जगमाल बन रहा है और वो अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं है, वो वहां पर महल में है जगमाल। तो ऐसे महाराणा प्रताप कहते हैं। तो फिर जाके सब
सबों में सब, जैसा कि मेवाड़ है जो युद्ध की आकांक्षाओं से घिरा हुआ था, तो सारे भामाशाह कहते हैं कि भाई साहब हमको पूरा योग्य लीडर चाहिए, ऐसे ही किसी को भी बैठा देंगे यदि इस टाइम पर, तो पूरा मेवाड़ है जो उसमें आ जाएगा, खतरे में आना तय है मेवाड़ का पूरे का। तो इस क्षण पर जो मतलब पहले जो रजिस्ट्री टाइप में होती है, अब तो पहले के मतलब उनके कुल में कोई वो था कि भाई साहब जो सलुम्बर के सामंत हैं वो राजा का निर्णय करेंगे, उनके ये था मतलब जो राजा का निर्णय करेंगे ना वो नहीं करेगा, जो राजा है वो खुद निर्णय नहीं करेगा, सलुम्बर के सामंत करेंगे उसका राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक अब सलुम्बर के सामंत है जो वहीं उपस्थित होते हैं ध्यान स्थल पर, तो वो उठाते हैं अपने रक्त से और जो महाराणा प्रताप का वहीं पर राज्याभिषेक कर देते हैं सलुम्बर के सामंत। और जो सरदार रावत कृष्ण दास चूड़ावत ने राणा प्रताप के कमर पर तलवार बांधी और आवाज लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा है। उन्होंने आवाज लगाई सबके सामने। तो 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप है जो राजा के रूप में है जो मतलब कि गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। तो पास में क्या है उस टाइम पर है जो मेवाड़ के ऊपर अकबर का शासन हो चुका था, तो उनको कहां पर है जो राज्याभिषेक रिसेप्शन टाइप में पार्टी कहां पर की दी जाएगी भाई उनका पूर्णतः राज्याभिषेक हो। तो उनके पास में कुंभलगढ़ का किला रहता है, कुंभलगढ़ के किले में है जो महाराणा प्रताप का है जो राज्याभिषेक फिर से करते हैं, मुकुट पहनाते हैं। तो यहाँ के बाद में मतलब उनको महाराणा प्रताप को कहा जाता है मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप को। तो इसके बाद में चलती है कहानी जो कि आती है हल्दी घाटी के युद्ध की। महाराणा प्रताप के पास में अकबर है जो अपने 4 सेनापति भेजता है महाराणा प्रताप के पास में कि भाई साहब क्या है दिक्कत, आप हमारी वो कर लो, थोड़ी अर्जी सिफारिश लगा दो और हमारे अंडर सरेंडर हो जाओ। लेकिन महाराणा प्रताप है, ये क्या भैया आप ये क्या कह रहे हो लाडले, हम सरेंडर हो जाए, तू सरेंडर होएगा भाई। जो कोई आदमी इतना तगड़ा दाना है उसके आगे तो जो बचपन से ही वो छोटा छोटा सा मुगल टुकड़ियों पर है जो गुलेल से ही आक्रमण कर देता था। छोटा सा बच्चा गुलेल से आक्रमण कर रहा है, सेना जा रही है, तो सब सोचते थे यार एक ना एक दिन तो ये दिखाएगा तो सही कि यार कितना। तो इसी प्रति उनको राजा ने राजा नहीं बनाया, पिछले वाले राजा ने नहीं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे महाराणा प्रताप। वहां की जो जनता थी उन्होंने स्वीकार नहीं किया राजा को, जयमाल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नहीं हम तो महाराणा प्रताप को स्वीकार करते हैं और हम इन्हीं का राज्याभिषेक चाहते हैं। तो फिर जाके आता है भाई साहब मान सिंह। अकबर है जो अपना सबसे योग्य सेनापति मान सिंह को भेजता है कि भाई साहब आप जाओ और महाराणा प्रताप को एक बार समझा के आओ। मान सिंह आते हैं, तो मान सिंह आकर के बैठाते हैं, वो आदर सत्कार करते हैं मान सिंह का पूरा। तो भोजन की जब थाली लगती है, भोजन पे बैठते हैं मान सिंह। तो यूं गए, अब उनका पुत्र रहता है महाराणा प्रताप का अमर सिंह। तो मान सिंह के सामने बैठता है तो पुत्र बैठता है मतलब भोजन करने के लिए। तो मान सिंह को बड़ी चिढ़ हो जाती है कि यार मैं पूरे भारत का सेनापति हूं, अब ये राजा को ऐसा कैसा राजा है जो वो महाराणा प्रताप को जानता भी नहीं था कि ये कितना खतरनाक खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी क्या कह सकते हैं, मतलब ऐसे पुरुष को कोई शब्द ही नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। लेकिन फिर भी
तो मान सिंह को चिढ़ घुस जाती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ में, कोई मेरे सामने, और ये छोटा सा मेवाड़ इसका राजा इतनी कैसे वो हो गई जो अकबर के सेनापति को मना कर दे कि मैं तेरे साथ में कैसे भोजन कर लूं, मतलब। तो अमर सिंह कहते हैं, फिर वो उसको चिढ़ हो जाती है कि भाई वो थाली को फेंक देता है। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि जो अकबर मतलब गुलाम हो, खुद की मान सम्मान दूसरों के सामने झुका करके खड़ा हो, यहाँ पर आया हो, उसके सामने मैं क्या कोई भी राजपूत नहीं करेगा, उसके सामने बैठ करके मैं क्या कोई भी राजपूत नहीं करेगा। तो भाई साहब मान सिंह और चिढ़ जाता है। तो मान सिंह कहता है कि तुम्हारी ये अकड़ है ना, ये मैं युद्ध के मैदान में उतारूंगा। तो अमर सिंह है जो थोड़ा और चंचल रहता है, अमर सिंह कहता है कि अकेले मत आना, फूफा को और ले आना साथ में, आओगे तो सही तुम, लेकिन अकेले मत आना, फूफा को ले आना। तो मान सिंह जाता है भाई दिल्ली, यू के सर इतनी न सही जाएगी मुझसे ना, क्योंकि बात क्या हो गई भाई, बात तो बता। नहीं मुझको चाहिए सेना अभी। अरे तो बात तो बता दे भैया यार, क्या बात हो गई। क्योंकि वो कहता है कि राजा के साथ राजा बैठ के भोजन करेगा और उसके मतलब सेनापति के साथ सेनापति बैठ के भोजन करेगा। तो अकबर भी माइंडेड था, क्योंकि बात तो सही है यार, राजा के साथ में राजा को ही भेजना चाहिए। तो मान सिंह को थोड़ा कोला वगैरह पियाते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, बील का जूस भी पिया देते हैं मान सिंह को। तो मान सिंह को थोड़ा ठंडा कर दिया। अकबर फिर भेजते हैं अजमेर के जो राजा रहते हैं उनको भेजते हैं महाराणा प्रताप के पास में कि भाई साहब आप थोड़ा समझौता कर लो और अधीनता स्वीकार कर लो अकबर की, और आपके साम्राज्य को आप अपने हिसाब से चलाओ। लेकिन जहां अधीनता आ गई और उसको जिस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, फिर वो महाराणा प्रताप कैसा जो ऐसी अधीनता को स्वीकार कर ले। तो भाई वो आते हैं, उनके बाद में और भी बहुत से आते हैं 3-4, फिर जब पूरी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, मतलब पूरा निर्णय नहीं होता, तो अकबर को समझ आ जाता है कि यार ये आदमी कोई ऐसी नहीं है, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये ऐसा नहीं है जो आसानी से शामिल हो जाएगा। तो बात पहुंच जाती है युद्ध पर। मान सिंह को दे देते हैं भाई साहब 1 लाख की सेना अकबर, और अब मोड़ आता है वो हल्दी घाटी के युद्ध का, जिसका निर्णय अभी तक है जो अनिश्चित है, किसी को बता नहीं सकते कि वो जीता है या वो जीता है। तो भाई मानसिंह को अकबर दे देते हैं 1 लाख की सेना, और मानसिंह आक्रमण करने के लिए मेवाड़ के चारों तरफ अपनी सेना मतलब ले आते हैं मानसिंह। तो महाराणा प्रताप को पहले से ही पता रहता है कि भाई साहब युद्ध तो होने वाला है। महाराणा प्रताप के पास में रहती है 15-20 हजार की सेना। अब छोटा सा राज्य, मतलब छोटी सी रियासत मेवाड़, और पूरे दिल्ली का राजा एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, उसका सेनापति आगे आ गया है। तो ये मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में इनका इतना जबरदस्त प्रहार रहता है कि अकबर की सेना है जो शुरुआत में ही पीछे भागने लग जाती है भाई साहब, छोड़ करके। मतलब अकबर की सेना 1 लाख की सेना भाग रही है 15-20 हजार आदमियों से डरप करके। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी बड़ी, कितनी मतलब कि कैसी लीडरशिप होगी महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप जब कदम रखते हैं ना, तो यूं सोचते हैं कि यार जो कोई भी सैनिक के आगे यदि चले गए, जिस तरफ कदम रख दिया, उस जगह दुश्मन के खेमे में लाशों के ढेर लग गए, मतलब ये लगा लो आप। तो इतना मतलब इतनी खौफ में आ गई 1 लाख की सेना 15-20 हजार के आगे कि शुरुआत में ही भागने लग गई युद्ध के पहले क्षणों में ही।
युद्ध प्रारंभ हुआ उससे कुछ समय बाद ही अकबर की मतलब सेना को समझ में आ गया कि यार ये थोड़ा टक्कर का है मुकाबला, ऐसे ही नहीं है कि हर किसी के सामने जाके। तो फिर जा करके वो मान सिंह पीछे से कहता है, मान सिंह कि भागो मत भागो मत, अकबर स्वयं आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, अकबर स्वयं आ रहे हैं। तो सेना सैनिक सोचते हैं कि अगर पीछे भागे तो अकबर मारेगा और आगे गए तो भी मरेंगे, क्योंकि आगे आगे गए तो महाराणा प्रताप से मरेंगे। तो ऐसे कह करके मान सिंह थोड़ा हौसला बढ़ाता है खुद के सैनिकों का। तो फिर जाकर के सैनिक आगे कूच करते हैं मान सिंह की सेना के। तो फिर मतलब फिर युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है हल्दी घाटी का। तो जो युद्ध होता है महाराणा प्रताप ढूंढते हैं कि वो है किधर। बड़ा कह के गया था कि भाई युद्ध में देख लेंगे, है किधर उसको देखता तो हूं मैं। तो हाथी पर देखते हैं कि मान सिंह खड़ा है, मान सिंह खड़ा है। तो भाई साहब अपने चेतक को, इतना स्वामी भक्त चेतक, चेतक की दोनों टांगे हाथी के ऊपर, मान सिंह के हाथी के ऊपर है जो चेतक की दोनों टांगे रख देते हैं। चेतक है जो अपनी दोनों टांगे हाथी के ऊपर रख देता है। तो महाराणा प्रताप भाला जब देते छोड़ते हैं, मतलब कि चलाते हैं भाला, तो मान सिंह है जो अपने हौज में छुप करके बैठ जाता है और कुछ समय तक निकलता नहीं। उसकी चेतक की है जो एक टांग कट जाती है, चेतक की टांग कट जाती है। उसके बाद में मान सिंह बाद में निकलता है बाहर। तो चेतक है जो इतना बड़ा स्वामी भक्त, तीन टांगों के साथ में वहां से निकलना, मतलब पहले कोई एक और बंदा था जिसकी शक्ल सेम महाराणा प्रताप से मिलती थी। तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं कि राणा को यहां से निकाला जाए, सभी प्लान बनाते हैं सभी सामंत। तो चेतक पर बैठ करके है जो राणा युद्ध से चले जाते हैं और राणा की जगह पर कोई और व्यक्ति युद्ध लड़ता है। तो जिसने भी देखा था महाराणा प्रताप को लड़ते हुए, मतलब सब सोचते हैं कि ये ही युद्ध मतलब महाराणा प्रताप है। जो दूसरा वो था वो सेम शक्ल मिलती थी। तो उन्होंने सोचा कि ये ही महाराणा प्रताप है। तो उसको भाई पकड़ते हैं, मतलब महाराणा प्रताप को लेकर के चेतक है जो फरार हो रहा है। चेतक जा रहा है तीन टांगों से ही भाई साहब है जो चेतक जाते जाते चेतक उसके पीछे कुछ सैनिक एक्स्ट्रा भी जाते हैं, मतलब उसका महाराणा प्रताप का जो भाई था एक शक्ति सिंह, वो अकबर की सेना में था, वो जाता है महाराणा प्रताप के पीछे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो चेतक है जो तीन टांगों से ही अब ऐसे घोड़े, ऐसे स्वामी भक्त की बात आ रही है जिसको आज तक कोई भुला नहीं सकता। ऐसे बलिदान की बात आएगी। चेतक है जो 20-22 फुट का वो रहता है झरना, 20-22 फुट का, उसको मतलब कि ज्यादा और भी। तो उसको तीन टांगों से नदी टाइप में रहता है कुछ, तो उसको तीन टांगों से ही पार कर देता है। तीन टांगों से पार करके, मतलब और भी थोड़ा पता नहीं, ये गूगल बता रहा है 20 की 22 की 26 फुट, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो। तो उसको मतलब तीन टांगों से ही पार करके 22-26 फुट तो यही दिख है या कुछ ज्यादा होना चाहिए रोके। तो भाई चेतक है जो 26 फुट के समथिंग तीन टांगों से, अपनी तीन टांगों से, एक टांग कटी पड़ी है लहूलुहान है, उससे उसको पार करके मतलब जंप मार करके और वहां पर अपना है जो दम तोड़ता है। तो महाराणा प्रताप वहीं पर बैठ करके और कुछ क्षण उसके साथ में बिताते हैं। तो वहीं पर शक्ति सिंह आ जाते हैं, महाराणा प्रताप के भाई, जो अकबर की सेना में थे। महाराणा प्रताप थोड़े शोकग्रस्त रहते हैं कि जो उनका अब तक का जो प्रिय घोड़ा था, जो वो अब है जो
अपनी अंतिम सांस ले रहा था, अंतिम मतलब विदाई इस दुनिया से जा चुका था चेतक। तो शक्ति सिंह वहां पर आप पहुंचते हैं महाराणा प्रताप के पास में। तब महाराणा प्रताप उनसे कहते हैं शक्ति सिंह से, सीना खुल्या मार वाला, सीना खुल्या मार वाला, तुम गोद गुलामी टिकन लगे, सीना खुला मार भाला, तुम गोद गुलामी टिकन लगे, भारत माते कह दूंगा, तेरे पूत दामन में बिकन लगे। इतनी बड़ी बात है ये कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि यार तुम, मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस पैसे के लिए मतलब कि दामों में बिक जाओगे, मुझको इतनी उम्मीद नहीं थी। तो शक्ति सिंह है जो वहीं पर, शक्ति सिंह है जो सब कुछ मतलब शक्ति सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शक्ति सिंह खूब फूट फूट करके रोते हैं और महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक देते हैं शक्ति सिंह, और दोनों भाइयों का भरत मिलाप होता है वहीं पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का। फिर इसके बाद में है जो जिस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था भाई मान सिंह को, जिसको कि वो समझ रहे थे कि महाराणा प्रताप है, तो जिसने भी महाराणा प्रताप को अपनी तरफ आकर के आते हुए देखा था, वो न कर गए कि यार ये सेम पुरुष है लेकिन ये वो नहीं है, वो करंट नहीं है इसके अंदर जो हमने उसमें देखा था। वो तो साक्षात महाकाल दिख रहे थे आते हुए कि भाई मार, अब कोई नहीं बचा सकता हमको, पर हम गाने कैसे बच गए, हमारे भाग्य सीधे थे जो हम बच गए, नहीं तो जो मरे हैं उनको पता है कि किसने मारा है हमको। तो जितने भी सैनिक थे सबने मना कर दिया कि ये महाराणा प्रताप नहीं है। तो उनको मारा जाता है, उनका बलिदान हो जाता है। तो भाई साहब उसके बाद में महाराणा प्रताप मतलब अकबर, अब इस युद्ध को हम एक तरीके से बता नहीं सकते। मान सिंह है जो वहां पर जाता है अपनी सेना को लेकर के। मान सिंह सोचता है 1 लाख की सेना है, ये टुच्चे पुच्चे आदमी, ये पूरे आदमी नहीं है मेवाड़ में 1 लाख, मेवाड़ में 25-30 हजार आदमी होंगे टोटल उस समय, तो इनको यूं मसल दूंगा चुटकी की तरह। तो जब अकबर खाली हाथ लेकर के लौटता है, मान सिंह खाली हाथ लेकर के लौटता है अकबर के पास में अपनी सेना को कि तुम महाराणा प्रताप को पकड़ के नहीं लाया यहाँ पर। अकबर सोचता था कि इसको पकड़ के लाएगा और मेरे सामने यहाँ पर घुटने टिकवाएगा उसके, महाराणा प्रताप के। तो अगर तू उसको पकड़ के ही नहीं ला पाया भाई, ये क्या बात हो गई, मैंने तो तुझको सेना भी 1 लाख की दी थी। तो अकबर है जो उनके है जो 2-4 महीनों का वो बंद कर देता है, उनकी जो तनख्वाह देता था, जो कुछ देता था, सैलरी वगैरह सब कुछ बंद कर देता है और उनको बैठा देता है साइड में। इसके बाद में जो महाराणा प्रताप की जो लीडरशिप का जो युद्ध आता है, जिसके बारे में हमको कभी बताया नहीं गया कि वो एक ऐसा महान योद्धा था, जो युद्ध आता है उसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं की गई। इस युद्ध में तो चलो मान लिया, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध को भी आप ये नहीं कह सकते कि अकबर ने जीत लिया। जीता हुआ हम जब मानते हल्दी घाटी के युद्ध को, जब जाके अकबर गए था कि भाई साहब इसको पकड़ के लाओ, और आप पकड़ के ले जाते, आपके पास में 1 लाख की सेना है, सब कुछ है, जो कुछ है आपके पास में, अगले के पास में 15-20 हजार की सेना है, और आपकी सेना शुरुआत में ही भग रही है देख करके कि यार ये कैसा प्रहार कर रहे हैं, आपको तो रोकना पड़ रहा है, ठाड़ा जोरी रोकना पड़ रहा है। सेनापति कह रहा है कि भाई अकबर भी आ रहा है लड़ने के लिए, तुम भगो मत। तो ऐसे देख करके हम ये नहीं कह सकते कि अकबर जीत गया भाई इस युद्ध को। अब इतिहासकारों ने चाहे जो भी लिखा हो इतिहासकारों ने, अब उस समय पर पूरे भारत पर अकबर का कंट्रोल था, उसके अंडर के व्यक्ति लिखेंगे इतिहास को, तो वो तो कहेंगे कि इस युद्ध को अकबर ने जीत लिया। लेकिन जब बरोबर की यदि आप तुलना करते हैं और यदि किसी गणित के सवाल को भी अपन सोल्व करते हैं, तो पहले तुलना होती है कि कितना बाई कितना हुआ है सिस्टम। तो एक व्यक्ति के पास में 1 लाख है, एक के पास में 15 हजार है, और 15 हजार भारी पड़ गए एक बार,
और फिर भी वो चलो 1 लाख ने युद्ध लड़ लिया, उसके बाद भी आप उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए, तो उसकी भी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग हुई होगी, युद्ध नीति कितनी स्ट्रांग हुई होगी उस व्यक्ति की। तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो हमने चेतक के बारे में तो बहुत सुना है आज तक, लेकिन महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी और रहता है भाई। महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी रहता है राम प्रसाद। वो युद्ध में हल्दी घाटी के में 13-14 हाथियों को मार देता है अकबर के। तो मानसिंह सोचता है मतलब उसको बंदी बना करके और ले चलते हैं अकबर के सामने, प्रस्तुत करेंगे राम प्रसाद को। तो अकबर उसको मतलब पता नहीं हर दिन नए नए फल फ्रूट और उसका कुछ पीर प्रसाद नाम रख देते हैं राम प्रसाद का, क्योंकि कोई मतलब कि हाथी तगड़ा रहता है महाराणा प्रताप का, तो उसका नाम पीर प्रसाद रख देते हैं और यूं इसको अपन युद्ध में यूज में लिया करेंगे अपनी तरफ से। तो राम प्रसाद है जो अन्न जल सब कुछ का त्याग कर देता है भाई अकबर के खेमे में जाने पर, और 18 दिनों में अपने प्राणों को त्याग देता है। जब अकबर सोचता है कि जब मैं इसके हाथी को नहीं झुका पाया तो उस पिताजी को कैसे झुका पाऊंगा मैं। अकबर भाई चिंता में बढ़ जाता है। और अकबर को यह पता लगता है कि एक युद्ध में ही अकबर के सबसे महान, अकबर को बड़ा गर्व था बहलोल खान के ऊपर। बहलोल खान के ऊपर बड़ा तगड़ा गर्व था अकबर को कि ये हमारी सेना का मतलब कि ये हमारा सबसे मजबूत आदमी कह सकते हैं, जिसके ऊपर पूरे देश का राजा है, जो बिलीव कर रहा है कि यार ये अपनी सेना में जब तक है ना तो अपने कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई होगा महाराणा प्रताप होगा मान लिया हमने, लेकिन हमारे पास में बहलोल खान है। तो आपको मैं महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत बताना चाहता हूं। महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत, बहलोल खान जैसे महाराणा प्रताप के सामने आते हैं, बहलोल खान आता है महाराणा प्रताप के सामने, तो महाराणा प्रताप बहलोल खान को एक ही प्रहार में घोड़े सहित काट देते हैं, घोड़े सहित ऊपर से नीचे तक आदमी को 2 टुकड़े कर दिए यूं, घोड़े सहित ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गए। और जब ये बात अकबर को पता चलती है ना, अकबर उसके बाद में अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने गया ही नहीं। यदि वो इतना बड़ा लीडर था पूरे देश का, हमने मान लिया कि महानतम लीडर था, यदि एक बार भी उसका महाराणा प्रताप से यदि आमना सामना हो जाता तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या हास्य होता, या आप खुद ही सोच सकते हैं कि यार मैं तो क्या करूं। आप एक कहेंगे कि महाराणा प्रताप को उत्तम बता रहा है, अकबर को नीचा बता रहा है, ऊंचा बता रहा है। और जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। अकबर यदि इतना बड़ा लीडर था तो एक बार तो उसके सामने जाना चाहिए था ना कि भाई साहब मान लिया आप भी हो लेजेंड हो, लेकिन यार हम भी है थोड़े बहुत, हमको भी मानो यार, थोड़ी इज्जत दो यार हमको। तो एक बार भी यदि आप आमने सामने नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि आप यार अगले बंदे से खौफ तो खाते हो। तो अब इसके बाद में जो महाराणा प्रताप की जो लीडरशिप की जो वो है ना, जो अब तक महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया कि यार महाराणा प्रताप वैसे युद्ध में एक मतलब कि एक मान सकते हैं स्वाभिमानी के रूप में अपन उनको देखते हैं। महाराणा प्रताप को किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, उस रूप में देखते हैं। तो यदि ऐसे आप देखते हो तो आपको महाराणा प्रताप की जो लीडरशिप की जो वो है ना, उसके बारे में अभी ये बड़ा युद्ध बताएगा जिसके बारे में कभी किसी को कोई चर्चा ही नहीं हुई। अभी तक किसी ने, इतिहासकारों ने ये चर्चा नहीं की कि भाई साहब दिवेर का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के बाद में 6 साल बाद में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में 6 साल बाद में 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है। सन 1582 में दिवेर का युद्ध, और ऐसा मारा जाता है उसमें दुश्मन की सेना को, ऐसा मारा जाता है सिंगल आदमी नहीं बचता भाई, एक को आदमी नहीं बच रहा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तहस नहस की होगी, मतलब
उस लीडरशिप को देखो, आप घेर करके मारा है, ऐसा मारा कि एक भी आदमी नहीं बचा, मतलब। और दिवेर पर कब्जा करते हैं महाराणा प्रताप, दिवेर के युद्ध को जीतते हैं, दिवेर के युद्ध को जीतते हैं। और इसके बाद में कितनी ही न जाने कितनी युद्धों को जीता है महाराणा प्रताप ने, उन सब के बारे में बताता हूं। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ है ना। उसके बाद में महाराणा प्रताप जीतते हैं, मतलब सुल्तान खान को हराते हैं दिवेर के युद्ध में, सुल्तान खान को, और सुल्तान खान को मारते हैं सुल्तान 1882 ईस्वी में। इसके बाद में जगन्नाथ कछवाहा को हराते हैं, है ना। और इसमें इसके बाद में मतलब ये सुल्तान खान, और मतलब इसके बाद में कमल मीर का किला जीतते हैं महाराणा प्रताप, कमल मीर का किला कोई। और फिर इसके बाद में भाई कमल मीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला, कमल मीर का कोई मुगल अधिकारी रहता है अब्दुल्ला, उसको टुकड़ों में काट देते हैं भाई, टुकड़ों में। इसके बाद में 1585 ईस्वी में चावंड का किला जीतते हैं भाई, 1582 ईस्वी में। ये कभी नहीं बताया गया इतने किले जीते हैं उन्होंने, इतने ये किया है वो किया है, बस हमको बता दिया कि यार हल्दी घाटी के युद्ध में ये हुआ था ये। लेकिन उस आदमी की लीडरशिप की देखो आप, कि वो बाप है ना, वो दुनिया पूरे भारत का बाप बन रहा है, वो आखिर में कह देगा कि यार इसको छेड़ना ठीक नहीं है। चामुंड के किले जीतते हैं 1585 ईस्वी में। इसके बाद में टोटल 32 किले और जीतते हैं अकबर के अंडर के, अकबर के अधीनता के 32 किले और जीतते हैं। और फिर जाकर के अकबर सोचता है कि भाई इसको छेड़ना ठीक नहीं है, क्या पता पूरा भारत गंवाना पड़ जाए। तो मानसिंह से और बदला लेते हैं, अजमेर के मालपुरा पर आक्रमण करते हैं भाई महाराणा प्रताप, अजमेर के मालपुरा पर आक्रमण करते हैं, वहां से भारी संपत्ति लूटते हैं, मतलब अजमेर से। इसके बाद में अकबर है जो कभी उनको तंग नहीं किया कि और छेड़ूंगा तो मैं और संपत्ति गवा बैठूंगा और सब कुछ गवा बैठूंगा। तो उसके बाद में 12 साल तक महाराणा प्रताप है जो खुद का शासन करते हैं, अपना निष्पक्ष होकर के अपनी मतलब जनता को, मेवाड़ को 12 साल तक शासन करते हैं। उसके बीच में कभी भी अकबर ने खुद का वो नहीं किया, मतलब उसके बाद में कभी अकबर ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया भाई। तो फिर इसके बाद में 19 जनवरी 1997 को उनका है जो स्वर्गवास होता है। वो कोई शेर के शिकार पर जाते हैं तो वहां पर कुछ चोटें लग जाती है 56 वर्ष की आयु में, तो ऐसे उनका स्वर्गवास होता है भाई। लेकिन अकबर है जो मेवाड़ को इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि वहां से क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब समुद्र के रास्ते व्यापार करने के लिए है जो जरूरी था मेवाड़ अकबर के एक तरीके से। तो इसलिए उस समय में मेवाड़ को जीतना चाहता था उस मतलब। लेकिन मेवाड़ में जो लेजेंड थे, जो महान थे, उनके बारे में जब भी कलम लिखेगी, एक अकबर की सेना के कोई सदस्य रहते हैं रहीम खान खाना, वो लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में जब भी मेरी कलम लिखेगी, मेरी कलम से सिर्फ एक ही वर्ड लिखा जाएगा, महान महान महान। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब सुनने के लिए। और जय हिंद, जय महाराणा, जय हिंद।